Hello everyone. So today we have to start with promissory estoppel. Promissory estoppel से start करना आज हमें. तो start करते हैं. हम कहाँ पर थे? हम थे कंसिडरेशन पर. हम कंसिडरेशन कर रहे थे. लास्ट क्लास में हमने कुछ पार्ट कंसिडरेशन का किया था 2D का. ठीक है, कंसिडरेशन टॉपिक पे हैं हम. और इसका कुछ पार्ट हमने, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, कुछ पार्ट लास्ट क्लास में कर लिया था. अब इसी पे बात करते हैं. एट द डिजायर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. इसी से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है प्रोमिसरी एस्टोपल का कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. इसी से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है प्रोमिसरी एस्टोपल का कॉन्सेप्ट. एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर से. ठीक है ना. कैसे, इससे कैसे निकल कर आता है ये कॉन्सेप्ट, अभी हम देखेंगे उस पार्ट को. पहले हम इससे पहले देखते हैं कि एस्टोपल क्या होता है. एस्टोपल क्या होता है? तो आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में एस्टोपल पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना. सेक्शन 115 को आप अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट एक बार देख सकते हैं. मेरे पास मेरा इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट अभी अवेलेबल है, तो आप अपने इंडियन एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट में सेक्शन 115 को एक बार देख सकते हैं. मैं रीड आउट करता हूं उसको. चैप्टर 8 एस्टोपल, सेक्शन 115. When one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. इन शॉर्ट बताता हूं आपको एस्टोपल होता क्या है. प्रोविजन मैंने आपको बताया एस्टोपल का इंडियन एविडेंस एक्ट में, आप 115 में इसको चेक कर सकते हैं. इन शॉर्ट बताता हूं एस्टोपल. सपोज ए है, ए ने बी को कोई प्रॉमिस किया. प्रॉमिस नहीं, सपोज किससे रिगार्डिंग का एग्जांपल दूं आपको. चलो इसी के इलस्ट्रेशन में आपको बता देता हूं. ए इंटेंशनली and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. ठीक है, इसी की 115 की इलस्ट्रेशन है. 115 की इलस्ट्रेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं. ए जो है, ए वो इंटेंशनली फॉल्स लीड करता है बी को गलत इंफॉर्मेशन देता है. फॉल्सली लीड करता है. क्या कहता है कि एक लैंड का पार्सल है, ये लैंड का पार्सल है. ए बी को बोलता है कि ये लैंड का पार्सल ए का है. ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है, फॉल्सली बी को बोलता है कि ये लैंड पार्सल जो है. ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए, कि ये लैंड किसको बिलोंग करता है, ए को. ये लैंड बिलोंग करता है ए को. अभी हम एस्टोपल कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं. मैं आपको सिर्फ जितना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रेलेवेंट पार्ट होगा उतना मैं आपको बताऊंगा. बिलोंग्स टू ए एंड देयरबाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट. और इस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में बी को इंड्यूस करता है कि ये ए को बिलीव करे, और इसके लिए पेमेंट करे ए को. इसको बाय कर ले, इस लैंड पार्सल को बी बाय कर ले, और इसका जो प्राइस है वो ए को पे कर दे. इस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन पे ए चाहता है कि बी इसको पेमेंट कर दे. द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ द सेल ही हैड नो टाइटल. ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल. लेटर इन टाइम ये प्रॉपर्टी ए की हो जाती है. लेटर इन टाइम
अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज ऐसे समझाता हूं कि ये प्रॉपर्टी एक एक्स पर्सन की है, एक्स पर्सन की है जिसने विल, इस प्रॉपर्टी की विल कर रखी है ए के नाम, कि भाई मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी ए की हो जाएगी। उसने विल करी, उसने विल की हुई है, ए ने, एक्स ने इस प्रॉपर्टी की विल की हुई है, विल कि एक्स के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी ए की हो जाएगी। बट ए क्या करता है, ए आज ही उस प्रॉपर्टी को बी को सेल कर देता है ये बोल के कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बट एक्चुअली प्रॉपर्टी तो उसकी है नहीं। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, एक्चुअली इस प्रॉपर्टी का ओनर है एक्स। इन रियलिटी, इन रियलिटी में इसका ओनर कौन है, इन रियलिटी तो इसका ओनर एक्स है। बट ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है बी को, और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके उसको ये बिलीव, उसको ये यकीन दिलाता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और he wants that B should buy this property and pay him the price। और ये चाहता है कि B इस प्रॉपर्टी को बाय कर ले और मेरे को प्राइस पे कर दे। ठीक है। बाद में क्या होता है, X की डेथ हो जाती है, X डाइज, X डाइज, ये सेल डीड कंप्लीट हो जाती है। सपोज ये इसको सेल कर देता है, ये सेल हो जाती है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। बी इसके लिए पेमेंट कर देता है ए को, पे कर देता है ए को पहले, एक्स के मरने से पहले हो जाता है ये सेल डीड, एक्स के मरने से पहले कंक्लूड हो जाती है। बाद में एक्स की डेथ हो जाती है, तो एक्स की डेथ के बाद विल किसके नाम थी, ए के। अब रियल में ए जो है ओनर बन गया, अब बना है वो रियल में ओनर। ठीक है। अब बाद में तो अब ये ओनर बन जाता है। तो सपोज मान लो इस प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो ए कोर्ट में जाता है और ए बोलता है कि मैं तो उस टाइम ओनर था ही नहीं, आई वॉज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो मैं उस टाइम प्रॉपर्टी को सेल कैसे कर सकता हूँ। ये सेल डीड को कैंसिल कराने की कोशिश करता है, ये कोशिश करता है, ये ट्राई करता है कि ये सेल डीड कैंसिल हो जाए, और ये कंटेंशन रखता है कि दैट आई वॉज नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एट द टाइम व्हेन आई सोल्ड इट, सो हेयर ही विल नॉट बी अलाउड टू डू दिस। यहां पर इसको ये अलाउड नहीं किया जाएगा कि ये अपनी बात से जो ये पहले कर रहा था, ये पहले अपने आप को ओनर शो कर रहा था, और बाद में जब वो ओनर बन गया उसका रियलिटी में इधर, अब वो अपनी बात से डिनाई कर रहा है। सो ये कहता है सेक्शन 115 में, दोबारा रीड कर देता हूं, व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन, जब एक आदमी अपने एक्ट, डिक्लेरेशन, ओमिशन से इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव, इंटेंशनली कॉज या दूसरे पर्सन को बिलीव, दूसरे पर्सन को विश्वास दिला रहा है, टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, और इसने उसको एक्ट, इसने ए ने बी को यकीन दिलाया कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, नाइदर ही एक्ट अपॉन इस बिलीव तक, मतलब वो दूसरी पार्टी बी जो है, बी इस केस में बी ए की रिप्रेजेंटेशन पर एक्ट करता है। एक्ट कर लिया ना, इसने प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है बी ने, तो बी का एक्ट हो गया। भाई ए ने एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी, ए ने एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी, और उस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन पे बी ने कोई एक्ट किया। एक्ट क्या किया, उसने प्रॉपर्टी को बाय किया। ठीक है। इसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी, बी ने उस पर एक्ट किया, बी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ठीक है। नाउ neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। अब किसी भी प्रोसीडिंग में ए को इस ट्रुथ को, इस चीज को डिनाई नहीं, इसको डिनाई नहीं करने दिया जाएगा। ही कैनॉट डिनाई व्हाट ही वाज शोइंग अर्लियर, व्हाट इज प्रोमिस्ड अर्लियर, मतलब अब जो उसने पहले बोला है उसको वो करना पड़ेगा। ये होता है एस्टोपल। इसी को आप प्रोमिसरी एस्टोपल में ऐसे समझो कि अगर एक आदमी ने किसी को प्रॉमिस किया है, और उस प्रॉमिस के ऊपर उस आदमी ने जिसको प्रॉमिस किया गया है, उसने अपनी सिचुएशन, उसने अपनी कंडीशन चेंज कर ली, उसने कुछ एक्ट कर दिया जिस एक्ट से उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो उस सिचुएशन में पोजीशन चेंज होने के बाद
अब जिसके कहने पर पोजीशन चेंज हुई थी वो अपना स्टांस नहीं बदल सकता। ठीक है, ये होता है प्रॉमिसरी एस्टोपल। प्रॉमिसरी एस्टोपल, इस पे आप एक केस लिख लो, मोतीलाल पदमपत शुगर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1979 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें क्या हेल्ड हुआ था मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं। when one party has by his words or conduct made to the other a clear and unequivocal promise, जब एक पार्टी when one party by his word or conduct made to the other a clear and unequivocal promise, made to the other a clear and unequivocal promise to the other which is intended to create a legal relation, इसमें इंटेंशन भी है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, इंटेंशन भी है इसमें। ठीक है, लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। स्टार्टिंग से पढ़ता हूं मैं। when one party has by his words or conduct made to the other a clear and unequivocal promise which is intended to create a legal relation or effect a legal relationship to arise in future, knowing or intending that it would be acted upon by the other party to whom the promise is made, and if it is in fact so acted upon by the other party। सेम बात कह रहा है, अगर एक पार्टी ने आज कोई अपने वर्ड से या कंडक्ट से, एक पार्टी ने आज अपने वर्ड्स या कंडक्ट से दूसरी पार्टी को एक क्लियर और अनइक्विवोकल प्रॉमिस किया और उसमें इंटेंशन भी थी, उसमें इंटेंशन थी लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद दूसरी पार्टी ने उस पर एक्ट किया, सेकेंड पार्टी एक्टेड, जो सेकेंड पार्टी थी उसने इस प्रॉमिस के ऊपर एक्ट किया कोई और अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। Effected a legal relationship to arise in future, knowing or intending that it would be acted upon by the other party to whom the promise is made, and it is in fact so acted upon by the other party। समझे? एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अपने वर्ड्स और कंडक्ट से क्लियर अनइक्विवोकल प्रॉमिस किया, जिसमें इंटेंशन भी थी इस पार्टी की कि वो एक लीगल रिलेशन क्रिएट करे। ठीक है, और इस प्रॉमिस के ऊपर, इस प्रॉमिस पे ट्रस्ट करते हुए दूसरी पार्टी ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, कोई एक्ट कर दिया। नाउ दिस पार्टी will not be entitled to go back, cannot go back। Now this party will not be entitled to go back। अब ये पार्टी बैकआउट नहीं कर सकती। ठीक है, ये इस केस में हेल्ड हुआ था, मोतीलाल पदमपत शुगर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको इसकी दो लिमिटेशंस होती है प्रॉमिसरी एस्टोपल की। प्रॉमिसरी एस्टोपल की दो लिमिटेशन बताता हूं मैं आपको। ठीक है, पहली लिमिटेशन लिखो, प्रॉमिसरी एस्टोपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट लॉ। एस्टोपल डज नॉट अप्लाई अपॉन लॉ होता है, ये एक बहुत वेल नोन प्रिंसिपल है। एस्टोपल डज नॉट अप्लाई अपॉन लॉ, मतलब अगर कहीं लॉ में कुछ लिखा हुआ है तो आप अपने बीच में एग्रीमेंट करके उसको जो है सरपास नहीं कर सकते, उसको बाईपास नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल माइनर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लॉ में लिखा है कि माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता,
तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई एस्टोपल, आपने कोई प्रॉमिस कर लिया माइनर के साथ, या माइनर ने आपके साथ प्रॉमिस कर लिया तो वो बाइंडिंग हो जाएगी। सी, एस्टोपल विल नेवर अप्लाई अपॉन लॉ। लॉ में जो लिखा है दैट इज दैट नीड टू बी कंप्लाइड, दैट इज सुप्रीम। जो लॉ में जो लिखा हुआ है ना, उसके अगेंस्ट में आप कोई प्रोविजन अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में नहीं बना सकते। ये बड़ा क्लियर कट प्रोविजन है, ठीक है। और कोई ऐसा एस्टॉपल भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप ये कहो कि मैंने माइनर के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया, एस्टॉपल हो गया, या माइनर ने मुझे कुछ बोल दिया, एस्टॉपल हो गया। अगर लॉ सिंपल है कि माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉ अगर जब क्लियर कट है, कोई एब्सर्डिटी नहीं है, तो कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कोई एस्टॉपल या कुछ नहीं लगेगा। दूसरा लिमिटेशन होता है कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट का। कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी एंटर कर चुकी हैं, उसको रिटर्न कर लिया, साइन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब बाद में कोई प्रोमिसरी एस्टॉपल, वो एस्टॉपल, प्रोमिसरी एस्टॉपल, उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा। दो पार्टियां ए और बी, दोनों ने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और अब उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अब एक पार्टी प्ली लेती है कि इसमें प्रोमिसरी एस्टॉपल लगेगा, इसमें प्रोमिसरी एस्टॉपल, एक पार्टी ने कुछ प्रॉमिस किया था, सो दिस विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये नहीं सुना जाएगा। बिकॉज जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है ना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर चुके हो, तो ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर दी, ठीक है, ठीक है ना। ये दो लिमिटेशन होती है किसकी, प्रोमिसरी एस्टॉपल की। तो ये तो बहुत वेल नोन प्रिंसिपल है, इसको तो आप हमेशा याद रखना। इसको चाहे अपने बैरक में भी लिख लो 115 के पास में, एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अपॉन लॉ, ठीक है। तो बेसिक मैंने बता दिया। अब इसके पीछे रैशनल क्या है वो बता देता हूं। इसके पीछे रैशनल जो है वो लिख लो आप एक लाइन में। द रैशनल बिहाइंड दिस डॉक्ट्राइन इज द रिलायंस थ्योरी। रिलायंस थ्योरी, रिलायंस थ्योरी मतलब इन शॉर्ट में बताता हूं। रिलायंस थ्योरी, जैसे रिलायंस वर्ड है, विश्वास, इसका मतलब विश्वास होता है आई थिंक। मतलब अगर आपने एक पार्टी को प्रॉमिस कर दिया, आपके विश्वास, आपके प्रॉमिस के ऊपर विश्वास करके उस पार्टी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और अब आप बैकआउट कर रहे हो, तो दिस विल नॉट बी गुड फॉर द सोसाइटी, ठीक है। एज पर दिस थ्योरी, इफ अ पर्सन हैज रिलाइड अपॉन अ प्रॉमिस, ही शुड नॉट सफर एनी इंजरी। एक पार्टी ने अगर दूसरी पार्टी के प्रॉमिस के ऊपर रिलाई करके, उसके ऊपर विश्वास करके अगर कोई काम किया है, तो ही शुड नॉट सफर एनी इंजरी, ठीक है। Promissory estoppel differs from the traditional contract theory because it protects reliance, not bargains, ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्रोमिसरी एस्टॉपल की रिलायंस बेसिकली इनजस्टिस को प्रोटेक्ट करती है, इनजस्टिस ना हो किसी पार्टी के साथ में। इसके तीन एसेंशियल्स होते हैं, ये बता देता हूं आपको। तीन एसेंशियल्स आप ध्यान में रखना। सबसे पहले प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस, उसके बाद रिलायंस, और उसके बाद इंजरी। ये तीन चीज अगर हैं तो आप बोल सकते हो कि प्रोमिसरी एस्टॉपल अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये तीन चीज है, लिमिटेशंस में फॉल नहीं करता है, तो आप बोल सकते हो कि प्रोमिसरी एस्टॉपल अप्लाई कर सकता है। रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं, बट जनरल रूल ये है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं एक केस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। स्पेलिंग ठीक है ना, मोहम्मद, ठीक है। 1886, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद 1886। इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको तीन कंडीशंस बताऊंगा, तीनों कंडीशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तीन केसेस बताऊंगा, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। आप इससे प्रोमिसरी एस्टॉपल अच्छी तरह समझ जाओगे। देखो
इसमें क्या होता था, डिफेंडेंट वॉज, रुक जाओ, हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, ठीक है, केस फाइल हुआ था ना, तो ये प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया था, ये डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस फाइल किया था। क्या होता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ को प्रॉमिस करता है 100 रुपए, 1886 की बात है ये। डिफेंडेंट पी को प्रॉमिस करता है 100 रुपए, किस लिए, एक टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के लिए, ये टेम्पल है, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉमिस करता है कि 100 रुपए मैं दे दूंगा इसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इस प्रॉमिस के ऊपर, 100 रुपए के प्रॉमिस के ऊपर पी क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करता है, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करता है पी, ठीक है। फिर बताता हूं, एक डी है जो 100 रुपए प्रॉमिस करता है पी को कि आप इस टेम्पल की, यहां पर सपोज एक प्लॉट, एक लैंड पार्सल है, इस लैंड पार्सल के ऊपर टेम्पल कंस्ट्रक्शन करनी है, टेम्पल की अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ लैंड है, यहां पर खाली लैंड, ये कंस्ट्रक्ट करना है टेम्पल। तो डिफेंडेंट 100 रुपए प्रॉमिस करता है पी को कि आप कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज कर लो और यहां पर एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट करा दो, ठीक है। पी ऐसा ही करता है, पी एक कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज कर लेता है, उसको पेमेंट, उसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ पेमेंट कर देता है और काम स्टार्ट हो जाता है। अब पी जाता है डी के पास कि लाओ भाई 100 रुपए दो, आपने प्रॉमिस करा था। डी कहता है कौन सा प्रॉमिस, वो तो उस दिन मैंने थोड़ी ज्यादा पी रखी थी। डी कहता है उस दिन तो मैंने थोड़ी ज्यादा पी रखी थी, हवा हवा में मैंने बोल दिया कुछ आपको, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं बोलता डी, मतलब डी मना कर देता है बेसिकली। डी बोलता है कौन से 100 रुपए, मैं कोई 100 रुपए नहीं दे रहा। इसमें क्या होता है, फिर आप सिचुएशन समझ गए, सिचुएशन मेनली आपको समझनी है क्या है। इसमें हेल्ड वही होता है, द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल टू पे द प्रॉमिस सब्सक्रिप्शन एज ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस सब्सक्रिप्शन द प्लेंटिफ एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग द टाउन, फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग, नहीं टेम्पल नहीं, टाउन हॉल बनाना होता है, टाउन हॉल, टाउन हॉल, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाउन हॉल हो चाहे टेम्पल हो। फैक्ट्स ये है कि डी इसको प्रॉमिस करता है 100 रुपए की, और इस प्रॉमिस के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज कर लेता है, और ये कॉन्ट्रैक्टर मान लो कुछ काम स्टार्ट कर देता है टाउन हॉल का, ठीक है। अब ये बीच से पैसे मांगता है और ये मना कर देता है। इस केस में डी लायबल होता है, और इसके लायबल कैसे होता है, ये इसके ऊपर लगता है प्रोमिसरी एस्टोपल, प्रोमिसरी एस्टोपल, ठीक है, और इसको लायबल कर दिया जाता है। द एक्ट ऑफ प्लेंटिफ in entering into the contract with the contractor may be said to be have done in at the desire of the defendant। ये जो इसने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, इसको बोला जाएगा मे बी, इसको हेल्ड किया, दैट मे बी सेड टू हैव बीन, मे बी सेड टू हैव बीन का मतलब है इसको डीम्ड मान लिया जाएगा, डीम्ड, ये मान लिया जाएगा कि पी इसी प्रॉमिस के ऊपर, जो इसने डी ने प्रॉमिस करा ना, इसी के ऊपर इसने आगे फर्दर एक्ट करा, तो इस फर्दर एक्ट को डीमली इसके लिए कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, ठीक है। कंसिडरेशन मतलब एट द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट, इसको मान लिया जाएगा कि ये जो एक्ट हुआ ना, ये एट द डिजायर ऑफ डिफेंडेंट हुआ, एट द डिजायर ऑफ डिफेंडेंट हुआ, ये आप इधर देखोगे ना, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, तो इसको माना जाएगा, ऐसा हुआ नहीं, इसको डीम्ड कर लिया जाएगा, डीम्ड, ठीक है। तो इस केस में ही हेल्ड हुआ, बेसिकली डी को लाइबल किया गया प्रोमिसरी एस्टोपल के अंडर में, ठीक है, और ये डीम्डली मान लिया गया कि ये इसके डिजायर पर हुआ। दूसरा केस बताता हूं, ये कंप्लीट हो गया, इसके फैक्ट्स यही थे।
बाकी आप केस आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, पढ़ सकते हो उसको, पूरा पढ़ना चाहो तो, क्योंकि अभी मैं पूरा बताऊं तो काफी टाइम लग जाएगा उसमें। एक ये केस है अब्दुल अजीज वर्सेस मौसम अली। इसमें क्या होता है, द डिफेंडेंट प्रॉमिस्ड 500 रुपीज फॉर रीबिल्डिंग अ मॉस्क। ठीक है, एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, एक मॉस्क है, पुराना मस्जिद। तो डिफेंडेंट प्रॉमिस करता है 500 रुपए पी को, 500 रुपए पी को इस मॉस्क को डेवलप करने के लिए, कि आप इसको डेवलप, आप इसको मतलब बना तो हुआ है वो, पिछले वाले केस में बना नहीं हुआ था, लैंड पार्सल था। इस केस में मॉस्क ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उसको रीबिल्ड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पी को प्रॉमिस करता है 500 रुपए। पी बोलता है, पी कुछ करता नहीं है, पी किसी को एंगेज नहीं करता, कुछ नहीं करता, सीधा बोलता है ला भाई 500 रुपए दो पहले, फिर काम स्टार्ट करेंगे। 500 रुपए दो पहले, फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए पी कोर्ट में चला जाता है कि भाई 500 रुपए दिलाओ मेरे को, इसने प्रॉमिस करा था। तो इस केस में और पहले वाले केस में थोड़ा डिफरेंस है। पहले वाले में जो प्लेंटिफ था उसने अपनी पोजीशन चेंज करी थी, उसने कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज किया, काम स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेमेंट करी। तो इस केस में और अर्लियर केस में डिफरेंस है। तो इसमें हेल्ड हुआ, द डिफेंडेंट प्रॉमिस्ड 500 रुपीज फॉर रीबिल्डिंग अ मॉस्क, ही वॉज नॉट हेल्ड लाइबल टू पे द सब्सक्रिप्शन। ये जो डी है, इस केस में इसको नॉट लाइबल बोला कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि इस केस में पी को कोई इंजरी नहीं हुई, ना पी ने अपनी पोजीशन चेंज करी। बिकॉज नथिंग हैज बीन डन टू कैरी आउट द रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड देयरफॉर देयर वाज नो कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिसर टू पे। ठीक है, इस केस में और पिछले वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंस था। एक थर्ड केस करते हैं, लास्ट केस करते हैं, थर्ड केस, डोरा स्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचला अय्यर 1936। डोरा स्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचला अय्यर 1936। इस केस में भी ऐसा ही कुछ होता है। इस केस में द रिपेयर ऑफ अ टेम्पल वॉज इन प्रोग्रेस, सम मनी वॉज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। एक टेम्पल है जिसका काम ऑलरेडी चल रहा है, इसमें वर्कर लेबर लगे हुए हैं और इसका काम ऑलरेडी चल रहा है, इसके लिए कुछ पेमेंट चाहिए होती है और इसको और काम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। द रिपेयर ऑफ द टेम्पल वॉज इन प्रोग्रेस, सम मोर मनी वॉज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, देयरफॉर सब्सक्रिप्शंस वर इनवाइटेड, द डिफेंडेंट प्रॉमिस। तो होता है ना कि वो भाई कोई मंदिर बन रहा है तो सब्सक्रिप्शन मांगते हैं कि भाई जिसको इसमें डोनेट करना, एक तरीके से डोनेशन होता है, तो वो अपना सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं। ठीक है, द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे अ सब्सक्रिप्शन एंड लेटर रिफ्यूज। तो इसमें भी एक डिफेंडेंट था। तो ये ये प्लेंटिफ है, ये सब्सक्रिप्शन के लिए इनविटेशन देते हैं, भाई जिसको अपना डोनेशन देना वो दे सकता है। तो डिफेंडेंट बोलता है कि मैं दूंगा भाई डोनेशन, एनी कुछ भी अमाउंट मान लो, सपोज कहता 1000 रुपए दूंगा। ठीक है, बाद में मना कर देता है, ये भी कहता है कि नहीं वो तो मेरे खर्च हो गए कहीं, अब नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। लेटर रिफ्यूज टू पे। तो इस केस में भी देखो, इसमें थोड़ी क्या है, पहले वाले में तो ग्राउंड वर्क था, पी ने कुछ किया, उसके प्रॉमिस के ऊपर किया पहले वाले केस में। दूसरे वाले में क्या था, उसने कुछ किया ही नहीं, कोई अपनी पोजीशन चेंज करी नहीं। इस केस में तो काम चल रहा है, बट इस केस में जो काम चल रहा है ना, ये इस डी के कहने पर नहीं चल रहा है, ये ऑलरेडी काम प्रोग्रेस में पहले से ही। तो पी ने डी के कहने पर कोई पोजीशन चेंज नहीं करी है, पी ने डी के कोई कहने पर पोजीशन चेंज नहीं करी है, वो पहले से ही उस काम को कर रहा है। दिस वर्क इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट P have changed his position or P have taken some act or P have done some act or omission on this promise of D, ऐसा कुछ नहीं है।
ये काम पहले से चल रहा है। डी ने तो 1000 रुपए के एक डोनेशन की बात कही थी, अब उसके पास नहीं है तो उसने मना कर दिया। तो इसमें क्या हेल्ड होता है, एज इन सच केस, इसमें हेल्ड होता है he was not held liable as a promise to pay a subscription is in order to meet a liability already incurred is not enforceable। एक liability जो already incurred है, ठीक है ना, इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन को एनफोर्स नहीं करा सकते। एज इन सच केस इट कुड नॉट बी सेड दैट देयर वाज एनी रिक्वेस्ट बाय द प्रोमिसर टू द प्रोमिसी इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रोमिस्ड सब्सक्रिप्शन। इसमें नहीं कहा जा सकता कि ये जो वर्क हुआ, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये डी के कहने पर हुआ, ये डी के एट द डिजायर ऑफ डी हुआ, एट द डिजायर ऑफ डी हुआ। यू कैनॉट से दैट दिस वर्क स्टार्टेड एट द डिजायर ऑफ डी और दिस विल अमाउंट टू कंसिडरेशन फॉर डी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तीनों केसेस में डिफरेंस समझे आप? पहले केस में क्या सिचुएशन थी, दूसरे में क्या थी, तीसरे में क्या थी। पहले केस में मैं आपको दिखाता हूं, फिर से एक बार देख लेते हैं। केदारनाथ था ना पहला केस। केदारनाथ में क्या था, काम जो था वो स्टार्ट ही, इसको माना गया था कि ये डी के लिए कंसिडरेशन है एंड इट वाज डीम्ड दैट द वर्क स्टार्टेड, दैट द वर्क वाज डन एट द डिजायर ऑफ डी, ठीक है ना। ये डी के डिजायर पर हुआ काम और इस कॉन्ट्रैक्टर को, इस पी ने अपनी पोजीशन चेंज करी, पी ने, ये चेंज कर लेते हैं, पी ने अपनी पोजीशन चेंज करी इस प्रॉमिस के ऊपर, इस 100 रुपए के प्रॉमिस के ऊपर। ये केदारनाथ में पहली सिचुएशन थी, तो इसमें डी को लायबल किया गया, ठीक है। दूसरी जो सिचुएशन थी अब्दुल अजीज वर्सेस मौसम अली की, इसमें क्या सिचुएशन थी, 500 रुपए का प्रॉमिस तो था बट बी की तरफ से कोई एक्ट नहीं था, बी की तरफ से कोई एक्ट नहीं था। तीसरी क्या सिचुएशन है, एक्ट तो हो रहा है बट ये डी के कहने पर नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी पहले से ही प्रोग्रेस में है, ये पहले से ही प्रोग्रेस में है, ठीक है। इसके लिए डी ने कोई भी प्रॉमिस करा था तो ये नहीं कहा जाएगा कि दैट दिस इज डन एट द डिजायर ऑफ डी। तीनों के समझ गए? ये होता है प्रोमिसरी एस्टोपल। तो प्रोमिसरी एस्टोपल का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा हमें, नहीं तो काफी क्लासेस लग जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही। तो ये हो गया, इसके बाद 2 क्लासेस शायद और लग जाएगी कंसिडरेशन में, आई थिंक 2 क्लासेस और लग जाएगी, बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो हमने 2D में ये पार्ट देख लिया, ये पार्ट देख लिया। अब ये हैज डन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है, पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, और एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटेड और एक एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड क्या होता है, ये सारी चीज हमें करनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो उसके बाद टॉपिक आएगा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन वाली चीजें हैं, वो देखनी है। इतना सब कुछ देखना है कंसिडरेशन के अंदर। सेक्शन 25 को भी देखना है इसके साथ, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको इतना सफिशिएंटली बता दूंगा कि इसके बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो किसी को अगर पीएचडी करनी हो तो उसका तो क्या कह सकते हैं, बट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट कहूंगा मैं इसको। मैंने कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं देखा आज तक, ठीक है। तो बाकी इससे अर्लियर वीडियोस है, उसमें आप जाके पूरी क्लैरिटी, आप स्टार्टिंग से देखोगे सारी वीडियोस तो आपको कंप्लीट A to Z चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो करें, क्लोज करें। थैंक यू।